नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास और बहू। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरती ने अलमारी खोली। कपड़े ड्राई क्लीनर को देने के लिए सुबह ही अमित बोलकर गया था, माँ ठंड शुरू हो गई है, मेरे कुछ स्वेटर और जैकेट निकाल देना। कपड़े समेटते हुए उसकी नज़र उछड़ मुचड़ कर रखे शॉल पर पड़ी। उसने खींचकर उसे सेल्फ से निकाला। हल्के क्रीम कलर के पश्मीना के चारों ओर सुंदर कढ़ाई का बॉर्डर बना था। गहरे नारंगी और मेजेंटा रंग के धागों से चिनार के पत्तों का पैटर्न शॉल के ठीक बीचों बीच गहरा दाग लग रहा था। शायद चटनी या सब्जी के रस का था, जो बहुत भद्दा लग रहा था। यह वही शॉल था जो उसने कुछ साल पहले कश्मीर एम्पोरियम से बड़े शौक से खरीदा था। प्योर पश्मीना था। अमित की बहू को मुंह दिखाई पर दूंगी तब उसने सोचा था, पर इतने महंगे शॉल का ऐसा हाल देखकर उसने माथा पीट लिया। हद होती है किसी भी चीज़ की। आबा की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। पिछले संडे एक रिश्तेदार की शादी थी, वहीं कुछ गिर गिरा दिया गया होगा। खाना खाते वक्त दाग लगा सो लगा, पर महारानी से इतना भी न हुआ कि ड्राई क्लीन को दे देती या घर आकर साफ ही कर लेती। तमीज़ नाम की चीज़ नहीं इस लड़की को। कुछ तो कद्र करे किसी सामान की। ऐसा अल्लड़पन कब तक चलेगा। आरती बड़बड़ाती हुई किचन में आई। किचन में काम कर रही शीला को उन्होंने शाम के खाने के लिए क्या बनाना है यह बताया और कपड़ों को ड्राइंग रूम में रखे दीवान के ऊपर रख दिया, और फिर हमेशा की तरह शाम के अपने नित्य काम में लग गई। देर शाम अमित और आबा हमेशा की तरह हंसते बतियाते चुहल करते घर में दाखिल हुए। शीला कॉफ़ी। आबा ने आते ही आवाज़ दी और अपना महंगा पर्स सोफे पर उछालकर सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गई। अमित वहीं लगे दीवान पर पसर गया था। आरती टीवी पर कोई मनपसंद सीरियल देख रही थी, पर उसकी नज़रें आबा पर ही थीं। वह उसके बाथरूम से आने का इंतजार करने लगी। शॉल का दाग दिमाग में घूम रहा था। और माँ क्या किया आज? जुराबें उतारते हुए अमित ने रोज की तरह माँ के दिन भर का हाल पूछा। बेचारा कितना थक जाता है। बेटे की तरफ प्यार से देखते हुए उन्होंने सोचा, और किचन में अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाने चली गईं। इस घर में बस वे दोनों ही चाय के शौकीन थे। आबा को कॉफ़ी पसंद थी। आबा फ्रेश होकर एक टी शर्ट और लोअर में अपने पति के बगल में बैठकर कॉफ़ी के सिप लेने लगी। आरती उसकी तरफ देखकर थोड़े नाराज़गी भरे स्वर में बोली, आबा ड्राई क्लीन के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, सुबह ऑफिस जाते हुए दे देना। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने निकाल कर रख दिए। आरती ने जानबूझकर शॉल सबसे ऊपर दाग वाली तरफ से रखा था कि उस पर आबा की नज़र पड़े। ठीक है माँ कहकर आबा अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ने में बिजी हो गई। उसने नज़र उठाकर भी उन कपड़ों की तरफ नहीं देखा। आरती कुनमुना कर रह गई। उसने उम्मीद की थी कि आबा कुछ नानुकुर करेगी कि नहीं। मैं नहीं दे पाऊंगी, टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो उसके हाथ से एक और वाकयुद्ध का मौका निकल गया। हमेशा यही होता है। उसके लाख चाहने के बावजूद आबा का ठंडापन और चीज़ों को हल्के में लेना आरती की शिकायतों की पोटली खुलने ही नहीं देता था। आरती उन औरतों में खुद को शुमार नहीं करना चाहती थी जो बहू से बहाने ले लेकर लड़ाई करें और बेटे की नज़रों में खुद मासूम बनी रहें। वह खुद को आधुनिक समझती थी, और यही वजह थी कि अपनी तरफ से वह कोई राई का पहाड़ वाली बात नहीं उठाती थी। वैसे भी घर में कुल जमा 3 प्राणी थे और चिक चिक उसे पसंद नहीं थी, पर कभी कभी वह आभा की आदतों से चिढ़ जाती थी। आरती को घर में बहू चाहिए थी जो सलीके से घर बाहर की जिम्मेदारी संभाले, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। ठीक है, उसने सोचा, अगर किसी को कोई परवाह नहीं तो मैं भी क्यों अपना खून जलाऊं। मैं भी दिखा दूंगी
कि मुझे फालतू का शौक नहीं कि हर बात में इनके पीछे पड़ूं। इनकी तरह मैं भी, वह क्या कहते हैं, कूल हूँ। अपनी इकलौती संतान को लेकर हर माँ की तरह आरती के भी बड़े सपने थे। अमित को जॉब मिली भी नहीं थी कि रिश्तेदारी में उसकी शादी की बातें उठने लगीं। आरती खुद से कोई जल्दी में नहीं थी। वह कोई भाभी, चाची या पड़ोसिन अमित के लिए किसी न किसी लड़की का रिश्ता खुद से पेश कर देती। अभी अमित की कौन सी उम्र निकली जा रही है, जरा सेटल हो जाने दो, यह कहकर वह लोगों को टरकाया करती। पर दिल ही दिल में अपनी होने वाली बहू की एक तस्वीर उसके मन में बन चुकी थी। चांद सी खूबसूरत, गोरी, पतली, नाजुक सी, सलीकेदार, जो घर में खाना पकाने से लेकर हर काम में हुनरमंद हो। अब यह थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। वह तो ऐसी लड़की ढूंढ कर रहेगी अपने लाडले के लिए। लेकिन उसकी उम्मीदों के गुब्बारे को उसके लाडले ने ही फोड़ा था। एक दिन आबा को घर लाकर उसे आबा का इस तरह घर पर आना बहुत अटपटा लगा था, क्योंकि अमित किसी लड़की को इस तरह से कभी घर लेकर नहीं आया था। वह बात अलग थी कि स्कूल कॉलेज के दोस्त झुंड बनाकर कभी कभार घर आ धमकते थे, जिसमें बहुत सी लड़कियां भी होती थीं। आरती को कभी अकड़ता नहीं था अमित के यार दोस्तों का आना, पर उसने अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली थी। यह बात आरती को सपने में भी नहीं आई थी। उसका बेटा अपनी माँ की पसंद से शादी करेगा, यही आरती को गुमान था। जिस दिन अमित ने बताया कि वह अपनी किसी खास दोस्त को उससे मिलाने ला रहा है, वह समझकर भी अनजान बनने का नाटक करती रही। एक बार भी नहीं पूछा अमित से कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। उस दिन शाम को अमित आभा को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले आया। आरती ने कनखियों से आभा को देखा। नहीं, उसके सपनों में बसी बहुरानी के किसी भी साँचे में वह फिट नहीं बैठती थी। आते ही नमस्ते आंटी बोलकर धम्म से सोफे पर पसर गई। आभा लगातार च्युइंगम चबा रही थी। बॉय कट हेयर, टाइट जीन्स और टी शर्ट में उसकी हल्की सी तौंद भी झलक रही थी। अमित ने आरती को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा अपना इनाम का मेडल दिखाकर घर वालों के रिएक्शन का इंतजार करता है। आरती चाय नाश्ता लेने किचन में चली गई। अमित उसके पीछे पीछे चला आया, माँ के मन की टोह लेने, कुछ मदद करने के बहाने। आरती बड़ी रुखाई से बिना कुछ कहे नमकीन बिस्कुट ट्रे में रखती गई और चाय लेकर बाहर आ गई। आभा बहुत कुछ बातें कर रही थी जिन्हें आरती अनमने मन से सुन रही थी। अमित को आरती के चेहरे से पता चल गया कि उसकी माँ को आभा जरा भी पसंद नहीं आई। क्या लड़की है, बाप रे। आते ही ऐसे मस्त हो गई जैसे इसका अपना घर हो। ना शर्माना, ना कोई झिझक। बात बात पर अमित को एक आध धौल जमा रही। आभा उन्हें कहीं से भी लड़कियों जैसी नहीं लगी। चलो ठीक है, आजकल का जमाना है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं, पर इस तरह किसी लड़की का बिंदासपन उसे अजीब लगा। वह भी तब जब वह पहली बार होने वाली सास से मिल रही हो। आरती पुराने ख्यालों को ज़्यादा नहीं मानती थी, पर जब बात बहू चुनने की आई तो एक छवि उसके मन में थी। किसी खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की को देखते ही आरती उसके साथ अमित की जोड़ी मिलाने लगती, दिल ही दिल में। पर अमित और यह लड़की, आरती की नज़रों में यह बेमेल था। यह सही है कि हर माँ को अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है, लेकिन अमित तो सच में लायक था। देखने में जितना सजीला, मन का उतना ही उजला। आरती ने सोचा, आखिर अमित को सारी दुनिया की लड़कियां छोड़कर एक आभा ही पसंद आनी थी। उसने लाख चाहा कि अमित अपना इरादा बदल दे, आभा से शादी करने का। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए और कुछ एक सुंदर लड़कियों के। आरती ने फोटो भी छांट कर रख ली थी उसे दिखाने के लिए, पर आखिर वही हुआ जो अमित और आभा ने चाहा। बड़ी ही धूमधाम से आभा उसके बेटे की दुल्हन बनकर आ गई।
अपनी इकलौती बेटी आभा को बहुत कुछ दिया उसके माँ बाप ने, लेकिन रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की दबी दबी बातें भी आरती तक पहुँच ही गईं। खूब दहेज मिला होगा, इकलौती बेटी जो है अपने माँ बाप की लालच में हुई है यह शादी वगैरह वगैरह। बेटे की खुशी में ही आरती ने अपनी खुशी ढूंढ ली थी। उसके बेटे का घर बस गया, यह एक माँ के लिए खुशी की बात थी। वह आभा को घर के कामकाज सिखा देगी, यह आरती ने सोचा। पर आरती को क्या पता था आभा बिल्कुल कोरा घड़ा निकलेगी। घर गृहस्थी के मामलों में अव्वल तो उसे कुछ आता ही नहीं था, और अगर कुछ करना भी पड़े तो बेमन से करती थी। आरती खुद बहुत सलीकेदार थी, हर काम में कुशल, उसे हर चीज़ में सफाई और तरीका पसंद था। शादी के शुरुआती दिनों में आरती ने उसे बहुत प्यार से घर के काम सिखाने की कोशिश की। जिस आभा ने कभी अपने घर में पानी का गिलास तक नहीं उठाया था, उसके साथ आरती को ऐसे लगना पड़ा जैसे कोई नर्सरी के बच्चे को हाथ पकड़कर लिखना सिखाता है। एक दिन आरती ने उसे चावल पकाने का काम सौंपा और खुद बालकनी में रखे गमलों में खाद डालने में लग गई। थोड़ी देर बाद रसोई से आते धुएं को देखकर वह झटपट किचन की ओर भागी। चावल लगभग आधे जल चुके थे। आरती ने लपक कर गैस बंद की। बासमती चावल पतीले में खिले खिले बनते हैं, यह सोचकर उसके घर में चावल कुकर में नहीं पतीले में पकाए जाते थे। वह आभा को तरीका समझा कर गई थी। उसने आभा को आवाज़ दी, कोई जवाब न पाकर वह बेडरूम में आई तो देखा आभा अपने कानों पर हेडफोन लगाकर मोबाइल में कोई वीडियो देखने में मस्त थी। आरती को उस दिन बहुत गुस्सा आया। इतनी बेपरवाही, अगर वह न होती तो घर में आग भी लग सकती थी। उसने आभा को उस दिन 2-4 बातें सुना भी दी। सॉरी माँ बोलकर आभा खिसियाई सी चुपचाप रसोई में जाकर पतीले को साफ करने के लिए सिंक में रखाई। उस दिन के बाद आरती ने उसे फिर कुछ पकाने को नहीं कहा कभी। कुछ पता नहीं कब क्या जला बैठे, और वैसे भी अमित माँ के हाथ का ही खाना पसंद करता था। उसने भी आभा को टिपिकल वाइफ बनाने की कोई पहलू नहीं की। आभा और अमित की कॉम्पेटिबिलिटी मिलती थी और दोनों साथ में खुश थे। यही बहुत था आरती के लिए। पर उसको एक कमी हमेशा खलती रही। वह चाहती थी कि औरों की तरह उसके घर में भी पायल की रुन-झुन, चूड़ियों की खनक गूंजे, सरसराता साड़ी का आंचल लहराती घर की बहू रसोई संभाले या छत पर अचार पापड़ सुखाए। कुछ तो हो जो लगे कि नई बहू आई है घर में। शादी के 1 हफ्ते बाद ही आभा ने पायल, बिछुए और कांच की चूड़ियां उतार कर रख दी थीं। हाथों में बस एक गोल्ड ब्रेसलेट और छोटे से इयररिंग्स पहनकर टी-शर्ट व पजामे में घूमने लगी थी। आरती ने उसे टोका भी, पर उसके यह बोलने पर कि माँ ये सब चुपते हैं, आरती चुप हो गई थी। छुट्टी वाले दिन दोनों अपने लैपटॉप पर या तो कोई मूवी देखते या वीडियो गेम खेलते रहते। आरती अपने सीरियल देखती रहती और कसमसाती रहती कि कोई होता जो उसके साथ बैठकर यह सास बहू वाले प्रोग्राम देखता। कभी पास पड़ोस में कोई कार्यक्रम होता तो आरती अकेली ही जाती। लोग बाग पूछते, अरे बहू को क्यों नहीं लाए साथ, तो वह मुस्कुराकर कोई बहाना बना देती। अब कैसे बोले कि बहू तो वीडियो गेम खेल रही है अपने कमरे में। कुल मिलाकर उसके सपने मिट्टी में मिल गए थे। घर में बहू कम दूसरा बेटा आया हो जैसे। किसी शादी ब्याह में भी आभा को खींचकर ले जाना पड़ता था। उसे कोई शौक ही नहीं था सजने संवरने का। शादी की इतनी सारी एक से एक कीमती साड़ियाँ पड़ी थीं, पर मजाल है जो आभा ने कभी पहनने की जहमत उठाई हो। अपने एक रिश्तेदार की शादी में जयपुर जाना पड़ा आरती को, तो आभा और अमित को खूब सारी हिदायतें देकर गई। खाना बहुत थोड़ा जल्दी उठकर बना के फ्रिज में रख जाना। अमित को बाहर का खाना पचता नहीं, पेट अपसेट हो जाता है। फिर शीला को भी 10 दिन के लिए अपने गांव जाना था।
ऐसे में घर की जिम्मेदारी उन दोनों पर ही है। आरती उनको बार बार यह बता रही थी। उसे पता था दोनों लापरवाह हैं, पर जाना जरूरी था। एक हफ्ता बाद आरती जब वापस घर लौटी तो सुबह की ट्रेन लेट होकर दिन में पहुंची। स्टेशन से ऑटो करके घर पहुंची। एक चाबी उसके पास थी पर्स में। अंदर आकर सामान वहीं नीचे रखकर वह सोफे पर थोड़ा सुस्ताने बैठी। उसने सोचा चाय बनाएगी पहले अपने लिए, फिर फ्रेश होगी। सिर दर्द कर रहा था सफ़र की थकावट से। एक सरसरी नज़र घर पर डाली उसने, पर सफाई का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उसके पैरों के पास कालीन पर दाल भुजिया बिखरी पड़ी थी। झाड़ू तक नहीं लगी थी घर में। लगता है उसके जाने के बाद वह बुदबुदाती हुई रसोई की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। अमित के दोस्त का फ़ोन था। हेलो बेटा। आरती ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से जो उसे सुनाई दिया, उसे सुनकर वह धम्म से सोफे पर गिर पड़ी। अमित के दोस्त ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताकर जल्दी आने को कहा। अमित की बाइक को किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। आनन फानन आरती ज्यों की त्यों हालत में हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। गेट पर ही उसे अमित का दोस्त यश मिल गया था। दोनों कॉलेज के गहरे दोस्त थे। अमित को आईसीयू में रखा गया था। उसके हाथ पैरों में गहरी चोटें आई थीं, पर उसकी हालत खतरे से बाहर थी। आरती ने अपनी रुलाई दबाकर बेटे की तरफ देखा। खून से अमित के कपड़े सने थे और न जाने कितनी पट्टियां उसके शरीर पर बंधी थीं। आंटी आप बाहर बैठ जाइए, आरती की हालत देखकर यश ने कहा और सहारा देकर उसने आरती को आईसीयू के बाहर बेंच पर बिठा दिया। यश ने उसे बताया कि कैसे एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस से पहले उसे ही मिली थी। आभा अपनी एक सहेली के साथ मूवी देखने गई हुई थी। उसका फ़ोन शायद इसीलिए नहीं मिल पाया। पास के वाटर कूलर से एक गिलास पानी लाकर उसने आरती को दिया। आरती ने होशो हवास दुरुस्त करने की कोशिश की। तभी उसे आभा बदहवास भागती आती दिखाई दी। आरती के पास पहुंचकर वह उससे लिपट कर रो पड़ी। आरती जो बड़ी देर से अपने आंसू रोके बैठी थी, अब अपनी रुलाई रोक नहीं पाई। कुछ संयत होकर आभा ने अमित को आईसीयू में देखा। बेड पर बेहोश, ग्लूकोज और खून की पाइप से घिरा हुआ। आभा ने डॉक्टर से अमित की हालत के बारे में पूछा और डॉक्टर की पर्ची लेकर दवाइयाँ लेने चली गई। रात को आरती के लाख मना करने के बावजूद आभा ने उसे यश के साथ घर भेज दिया। सुबह जल्दी उठकर आरती कुछ जरूरी चीज़ें एक बैग में और एक थर्मस में कॉफ़ी भरकर हॉस्पिटल पहुंची। आभा की आंखें बता रही थीं कि सारी रात वह सोई नहीं। सो तो आरती भी नहीं पाई थी पूरी रात। आभा ने बेंच पर बैठे एक लंबी अंगड़ाई ली और थर्मस से कॉफ़ी लेकर पीने लगी। आरती अमित के पास गई। वह होश में था, पर डॉक्टर ने बातें करने से मना किया था। आरती को देखकर अमित ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। आरती ने उसका हाथ कोमलता से अपने हाथों में ले लिया और जवाब में मुस्कुरा दी। करीब एक हफ्ते बाद अमित डिस्चार्ज होकर घर आ गया। उसके पैरों में अभी भी प्लास्टर लगा था। हड्डी की चोट थी। डॉक्टर ने फुल रेस्ट के लिए बोला था। 1 महीने के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। आभा और आरती दिन रात उसकी तीमारदारी में जुट गई। 1 महीने के बाद जब अमित के पैर का प्लास्टर उतरा तो उसने हल्की चहलकदमी शुरू कर दी, मगर समय शायद ठीक नहीं चल रहा था। बाथरूम में फिसलने की वजह से उसे फिर से एक और प्लास्टर लगवाना पड़ा। प्राइवेट जॉब में कितने दिन छुट्टी मिलती। तंग आकर अमित ने रिजाइन दे दिया। आभा और आरती उसे इस हालत में अब बिस्तर से उठने तक नहीं देती थीं। कहने को तो घर में कोई कमी नहीं थी, पर अमित की नौकरी न रहने से आरती को तमाम बातों की चिंता सताने लगी। अमित ने शादी के वक्त नया घर बुक कराया था, जिसकी हर महीने किश्त जाती थी। उसके अलावा घर के खर्चे,
अमित की गाड़ी की किस्तें, खुद आरती की दवाइयों का खर्च। हालांकि उसे अपने पति की पेंशन मिलती थी, पर उसके भरोसे सब कुछ नहीं चल सकता था। आभा ने अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वह एक लैंग्वेज टीचर थी और पास के एक इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। एक दिन उसे घर लौटने में बहुत देर हो गई तो आरती की त्योरियां चढ़ गईं। अमित की इस हालत में इतनी देर आभा का यूं बाहर रहना आरती को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि अमित भी इस बात पर नाराज होगा, लेकिन उन दोनों को आराम से बातें करते देख उसे लगा नहीं कि अमित को कुछ फर्क पड़ा। बीवी का गुलाम है, बहुत छूट दे रखी है आभा को इसने, एक बार पूछा तक नहीं। यह सब सोचकर आरती कुड़ गई थी। किचन में अमित के लिए थाली लगाती आरती के कंधे पर हाथ रखते हुए आभा बोली, माँ आप बैठो अमित के पास, आप दोनों की थाली मैं लगा देती हूँ। रहने दो, तुम दोनों खाओ साथ में, वैसे भी दिन भर अमित अकेला बोर हो जाता है तुम्हारे बिना। आरती कुछ रुखाई से बोली, सॉरी माँ, अब से मुझे आते देर हो जाया करेगी। मैंने एक और जगह ज्वाइन कर लिया है तो कुछ घंटे वहाँ भी लग जाएंगे। आभा ने उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बताया, तुमने अमित को बताया क्या? माँ, मैंने अमित से पहले ही पूछ लिया था, और वैसे भी कुछ ही घंटों की बात है तो मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है, अगर तुम दोनों को सही लगता है तो, लेकिन देख लो थक तो नहीं जाओगी, तुम्हें आदत नहीं इतनी मेहनत करने की। आरती ने अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाई। आप चिंता मत करो माँ, बस कुछ दिनों की तो बात है। आरती ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की घर के फालतू खर्चे कम करने की। वह अब थोड़ी कंजूसी से भी चलने लगी थी। सब्जी और फल लेते समय भरसक मोलभाव करती थी। उसे लगा आभा अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाएगी, पर जब से अमित का एक्सीडेंट हुआ था आभा की आदतों में फ़र्क साफ नज़र आता था। जो लड़की फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखती थी, तकरीबन रोज़ ही शॉपिंग, आए दिन अमित के साथ बाहर डिनर करना जिसके शौक़ थे, वह अब बड़े हिसाब किताब से चलने लगी थी। और तो और घर के कामों को भी वह आरती के तरीके से ही करने की कोशिश करती थी। आरती उसमें आई इस बदलाव से हैरान थी। एक तरह से आभा ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। अमित भी थोड़ा बेफिक्र हो गया था। उसे आभा पर पूरा भरोसा था, पर आरती को एक तरह से यह बात चुभती थी कि बहू होकर वह बेटे की तरह घर चला रही है। आखिर बहू तो बहू होती है, आरती सोचती थी। एक दिन सुबह पार्क जाने से पहले आरती अमित के कमरे में आई। उसकी बीपी की दवाई खत्म हो गई थी। अमित, मुझे कुछ पैसे दे दे, दवाई लेनी है। पार्क के रास्ते में केमिस्ट से ले लूँगी। लेकिन माँ, मेरे पास कैश नहीं है, तुम आभा से ले लो। अमित टीवी पर नजरें गड़ाए हुए बोला, रहने दे, बाद में ले लूँगी, जब एटीएम से पैसे निकालूंगी। आरती ने जवाब दिया। आभा के सामने वह हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। बाहर आकर उसने पार्क ले जाने वाला बैग उठाया तो उसके नीचे नोट रखे थे। आरती समझ गई कि आभा ने चुपचाप से पैसे रखे होंगे ताकि आरती को उससे मांगना ना पड़े। जब वह अमित से बात कर रही थी तो आभा बाथरूम में थी। शायद उसने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी। आरती को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था। अक्सर उसे पीठ और कमर दर्द की तकलीफ रहती थी। उसने सोचा यह खर्च कम करना चाहिए तो जाना बंद कर दिया, लेकिन तबीयत खराब रहने लगी। अमित को पता चला तो बहुत नाराज हो गया। आभा पास में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। बेकार में पैसे खर्च होते हैं। आरती ने सफाई दी। पार्क में सब कसरत करते हैं, मैं भी वही किया करूँगी। माँ, अब से आपको क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट यहीं घर पर आकर आपको ट्रीटमेंट देगा। आभा ने आरती से कहा। नहीं नहीं, इसमें तो ज़्यादा फीस लगेगी, रहने दो ये सब। आरती को बात जची नहीं। माँ, आपकी तबीयत ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है।
और आपके साथ साथ डॉक्टर अमित को भी देख लेगा। आभा ने तर्क दिया। ठीक तो है माँ, तुम घर पर ही आराम से ट्रीटमेंट करवाओ, क्लिनिक के चक्कर लगाने की ज़रूरत क्या है। अमित ने उसे आश्वस्त किया। अमित की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। आभा ने अपनी मेहनत से घर में कोई कमी नहीं आने दी। सब कुछ उसने संभाल लिया था। घर और गाड़ी की किस्तें, महीने का घर खर्च, डॉक्टर की फीस, सब उसके पैसों से चल रहा था। आभा के माँ बाप 2 दिन पहले ही अमेरिका में रह रहे अपने बेटे के पास से लौटे थे। आते ही वे अमित को देखने आ गए थे। आभा उस वक्त ऑफिस में थी। आइए चाय पी लीजिए। आरती अमित के पास बैठी आभा की माँ से बोली। अमित अपने ससुर जी से बातें कर रहा था। ट्रे में 2 कप चाय उसने अमित और आभा के पापा के लिए वहीं एक टेबल पर रख दी। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों की? हम तो बेटी के घर कुछ खाते पीते नहीं। आभा की माँ कुछ सकुचा कर बोली। छोड़िए न बहन जी, पुराने रिवाज, आज की बहुएं क्या बेटों से कम हैं? अकस्मात आरती के मुंह से निकल पड़ा। दोनों चाय पीने लगीं। आभा और अमित की शादी के बाद से आपसे ठीक से मिलना नहीं हो पाया। आप तो जानती हैं, शादी के तुरंत बाद हमें बेटे के पास जाना पड़ा, इसीलिए कभी आपसे एकांत में बातें करने का मौका ही नहीं मिला। आभा की माँ कुछ गमगीन होकर बोली। हाँ जी, मुझे पता है आपका जाना जरूरी था। यह तो समय का खेल है। जान बच गई अमित की, यह गनीमत है। आभा को आप अब तक जान गई होंगी। अपने पापा की लाडली रही है शुरू से। मैंने भी ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं उसको। माँ हूँ उसकी, कितनी लापरवाह है यह मैं जानती हूँ। आपको बहुत कुछ समझाना पड़ता होगा उसे। एक बेटी से बहू बनने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी नादानियों का बुरा मत मानिएगा। बस यही कहना चाहती थी आपसे। जिस दिन से अमित की शादी आभा से हुई थी, आरती को हमेशा आभा में कोई ना कोई गलती नज़र आती थी। उसने सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो आभा की माँ से खूब शिकायतें करेगी कि बेटी को कुछ नहीं सिखाया। लेकिन आज न जाने क्यों आरती के पास कुछ नहीं था आभा की शिकायत करने को। उल्टा उसे बुरा लगा। ऐसा लगा आभा उसकी अपनी बेटी है और कोई दूसरा उसकी बुराई कर रहा है। आपसे किसने कहा कि मुझे आभा से कोई परेशानी है? हर लड़की बेटी ही जन्म लेती है, बहू तो उसे बनना पड़ता है। लेकिन यह मत समझिए कि आभा एक कुशल बहू नहीं है। आप कभी यह मत सोचिए कि हम खुश नहीं हैं। आभा अब मेरी बेटी है। आरती कुछ रुंधे गले से बोली। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वह यह सब बोल रही थी, पर ये शब्द दिल की गहराई से निकले थे, बिना किसी बनावट के। एक बेटी की माँ के चेहरे पर जो खुशी होती है, वह खुशी दोनों माँओं के चेहरे पर थी। रात में खाना खाने के बाद आरती बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठी दूर से जगमग करती शहर की रोशनी देख रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग लिए आभा उसके पास आकर धीरे से एक स्टूल लेकर बैठ गई। माँ, यह आपका टिकट है इलाहाबाद का। आभा ने ट्रेन का टिकट उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं जाने के लिए। हर शादी में जाना जरूरी नहीं है मेरा। आरती बोली। अरे वाह, क्यों नहीं जाएंगी आप? मामा जी को बुरा लगेगा अगर हमारे घर से कोई भी इस शादी में नहीं गया। सॉरी माँ, मैंने आपसे बिना पूछे टिकट ले लिया है। अमित और मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। वह तो ठीक है, पर अभी अमित को मेरी ज़रूरत है। तुम तो ऑफिस चली जाओगी, वापस आकर घर का काम कितना थक जाओगी। मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। मन ही नहीं लगेगा मेरा वहाँ। आरती ने इसरार किया। अमित की तबीयत अब काफ़ी ठीक है। अब तो वे जॉब के लिए 1-2 इंटरव्यू भी सोच रहे हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए माँ। आरती ने आभा के चेहरे की तरफ देखा। वह बहुत सादगी से बोल रही थी, ना कोई बनावट, ना कोई झूठ। मेरी सगी बेटी भी होती
तो इससे बढ़कर और क्या करती इस घर के लिए। आभा ने बहू का ही नहीं बेटे का फर्ज भी निभाकर दिखा दिया था। बस वह खुद ही अपनी सोच का दायरा बढ़ा नहीं पाई, हमेशा उसे अपने हिसाब से ढालना चाहती रही। आभा की सच्चाई, उसके अपनेपन और इस घर के लिए उसके समर्पण को अब जाकर देख पाई आरती। क्या हुआ अगर उसके तरीके थोड़े अलग थे, लेकिन वह गलत तो नहीं। आज आरती ने अपना नज़रिया बदला तो आंखों में जमी गलतफहमी की धूल भी साफ हो गई थी। आरती ने आभा का हाथ अपने हाथों में लिया और शहद घुले स्वर में बोली, थैंक यू बेटा, हमारे घर में आने के लिए। कुछ आश्चर्य और खुशी से आभा ने उसे देखा और बड़े प्यार से उसके गले लग गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।